गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ आप लोग के सामने, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद को अंग्रेजी में इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। यह दो शब्दों के मेल से बना है, साम्राज्य प्लस वाद। और वाद जिस भी शब्द में लग जाए या जिस वाद में लग जाए उसका मतलब होता है सिद्धांत। तो साम्राज्य का मतलब हो गया कि किसी राजा के द्वारा विजित प्रदेश के द्वारा अगर वो अपने विजित प्रदेश से वो संतुष्ट नहीं है और वो चाह रहा है कि कोई और भी अन्य क्षेत्रों पर या अन्य भूभाग पर हमारा आधिपत्य हो, तो वैसी स्थिति में वह चाहेगा कि साम्राज्य का मेरा विस्तार हो। उसी के तहत वह हमेशा साम्राज्यवाद नीति का पालन करेगा। होता क्या है कि अब साम्राज्यवाद की परिभाषा देश और काल के अनुसार बदलती रही है। अगर इंडियन कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा, वहीं उत्तर ऋग्वैदिक काल में कुछ नया नजर आएगा। वहीं जब 14वीं सदी के बाद पुनर्जागरण काल आता है तो उसकी परिभाषा बदल जाती है। और उससे भी पहले अगर देखा जाए सिकंदर के समय की परिभाषा को देखा जाए तो बदलते रहता है। मतलब साम्राज्यवाद एक सिद्धांत है, वह देश और काल के अनुसार बदलते रहता है। क्योंकि अभी हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं तो इसके अनुसार भी देखना होगा। तो एक मोटे पैमाने पर अगर कहा जाए, अगर मोटे पैमाने पर कहा जाए तो साम्राज्यवाद किसी विजेता राज्य के द्वारा किसी अन्य क्षेत्रों पर संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए या उसको अपने घेरे में लेने के लिए लगाई गई एक नीति है या एक थोपा गया सिद्धांत है, जिसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट के तहत पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। यह कई रूपों में पढ़ना होता है, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो साम्राज्यवाद का आर्थिक कारण क्या है। क्योंकि कोई भी जो कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेवार जरूर होता है। अगर विश्व में साम्राज्यवादी सोच आ रही है, इसके पीछे कुछ न कुछ सोच है, तो सबसे पहले हम कारण उठाते आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब है कि वैसा कारण जिसमें लोग या राजा अर्थव्यवस्था के प्रचार और प्रसार वगैरह करने के लिए क्या कहते हैं, विस्तार करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए वो कच्चे सामानों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं और उनका जिस देश पर नियंत्रण स्थापित होता है वहाँ कच्चे माल की सप्लाई करते हैं, या वहाँ उस देश का किसी अन्य देश का जो अच्छा रॉ मटेरियल होता है, संसाधन होता है, उसको अपने देश में आयातित करवाते हैं। मतलब इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। तो आर्थिक कारण में सबसे बड़ा कारण मैं देखना चाहूँगा कि आर्थिक कारण का मतलब हो गया कि हुआ क्या कि पुनर्जागरण और प्रबोधन आने के बाद पूरे विश्व में होड़ मच गई, कंपटीशन मच गई कच्चे माल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। कच्चा सामान कहने का मतलब है, कच्चा गुड्स कहने का मतलब है संसाधन। क्योंकि जो भी नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं वो रिसोर्सेज पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। तो पुनर्जागरण आने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन ने सबसे पहले, चूंकि माना जाता है कैलकुलेशन के मुताबिक कि 300 देश इसके झंडे के नीचे मतलब गुलामी की दास्तां झेल रहे थे। तो 300 उपनिवेश के जितने भी रॉ मटेरियल थे, संसाधन थे, उन पर प्रत्यक्षता नियंत्रण ब्रिटेन की संसद का था। तो उन लोग क्या करते थे कि देखते थे कि किस देश में कौन से कच्चे माल की आवश्यकता है और किस माल की आवश्यकता नहीं है। तो वे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या करते थे, संसाधनों का आदान और प्रदान करते थे। इसी के तहत आप जब पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास तो उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रेलवे का विकास। वही रेलवे का विकास उन्होंने इसी साम्राज्यवादी नीति के तहत किया कि जितने भी देशों में कच्चे सामान भूभाग के अंदर दबे हुए हैं वो जब
पृथ्वी तल से बाहर आवेंगे तो उनको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से फिर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करके कच्चा माल को पैसा के रूप में चेंज कर देंगे। तो मतलब आर्थिक कारण का सिंपल सी मतलब है कि इकोनॉमिकल रीजन में सबसे बड़ा कारण लेते हैं कि कच्चे सामानों पर नियंत्रण स्थापित करना, और क्योंकि इनके ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत 300 देश इनके झंडे के नीचे थे, तो मान लिया जाए कि इंडिया का कच्चा मटेरियल है तो उसको साउथ अफ्रीका भेज दिया। अगर साउथ अफ्रीका में कोई अच्छी चीज मिल रही है संसाधन तो उसको कहीं उत्तरी अमेरिका भेज दिया। मतलब उन लोग चाहते थे कि संसाधनों का आदान और प्रदान होते रहे और उनको केवल मौद्रिक व्यवस्था और मतलब पैसा हमारा मतलब जेब में बनते रहे। ठीक है। अब दूसरा कारण उठाते हैं सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण के अंदर क्या होता है कि हर एक राष्ट्र के अंदर अपनी एक राष्ट्रीय भावना होती है, अपनी एक राष्ट्रीय गान होती है, अपनी एक राष्ट्रीय चेतना भी होती है। तो होता क्या है कि शासक वर्ग से यह उम्मीद की जाती है कि आपका देश किसी विश्व पटल पर हमेशा श्रेष्ठता की स्थिति में आए, एक्सीलेंस की स्थिति में आए। तो उसी के दबाव में जो आम जनता दबाव बनाती है किसी किंग पर, किसी राजा पर, तो ऐसी स्थिति में अनायास रूप में बिना प्रयास के ही वह साम्राज्यवादी नीति का प्रचार करते चला जाता है। क्योंकि अभी जो नया कॉन्सेप्ट में जो आप कॉमनवेल्थ का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स क्या थे? यही था कि गेम्स के माध्यम से पूरे विश्व में क्या संदेश जाता है? शांति, बंधुत्व, ब्रदरहुड, भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना आती है। तो वैसी स्थिति में जो जितने भी ब्रिटिश गुलाम कंट्री थे तो उन लोग के लिए गेम स्थापित कर दिया गया कॉमनवेल्थ के। तो वैसी स्थिति में उसका कारण अगर आप देखेंगे, सामाजिक कारण अगर आप कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो आपको नजर आएगा कि शासक वर्ग पर आम पब्लिक का दबाव होता है। और वो दबाव किस चीज का होता है? अपने देश की श्रेष्ठता को दूसरे देश पर लागू करवाना या साबित करवाना। वैसी स्थिति में दबाव में आकर, अगर राजा नहीं भी चाहे तो दबाव में आकर वो मतलब साम्राज्य का विस्तार कर देता है। जैसे एक उदाहरण, छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे कि हिटलर न चाहते हुए भी जब वो चांसलर बना 1833 के बाद, तो अनायास रूप में यूरोप के अनेक कंट्रियों को जीतते गया, क्योंकि साम्राज्यवाद को घेरा में आ गया था। और आम जनता चाहती थी कि जब आप चांसलर बन ही गए, राष्ट्रपति बन ही गए, तो ऐसा करिए कि साम्राज्यवाद नीति के तहत पूरे यूरोप को अपने झंडे के नीचे ले लाए। जर्मनी का झंडा सबसे ऊंचा रहेगा, ब्रिटेन का झंडा क्यों सबसे ऊंचा रहेगा? तो सामाजिक कारण भी कहीं ना कहीं राजा के ऊपर प्रभावी होते हैं, जो साम्राज्यवाद नीति को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं। अब दूसरा कारण उठाते हैं सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण का मतलब होता है, पहले हम समझ लें कि संस्कृति किसको कहते हैं। संस्कृति का मतलब होता है आपका रहन सहन, खान पान, संगीत, कला, विद्या, मतलब जितने भी मनोरंजन के साधन हैं, ये सारी चीजों को संस्कृति के अंदर में आप रख सकते हैं। ठीक है। और तो संस्कृति के अंदर में जब आप रख सकते हैं तो एक कैसे प्रेरित करते हैं समाजवाद को? इस रूप में प्रेरित करते हैं सांस्कृतिक कारण, क्योंकि होता क्या है कि हर एक देश की एक कल्चर अलग अलग है। जहां अमेरिका की कल्चर है हिप हॉप, तो भारत का जो कल्चर रहा है साम्यवाद में शास्त्रीय संगीत पर ज्यादा जोर दिए जाते रहे हैं। तो वैसी स्थिति में होता है क्या कि जिस देश का साम्राज्यवाद नीति के तहत अगर दूसरा देश उसके घेरे में आता है, तो उसके कल्चर को, उसके संस्कृति को उस देश पर लागू करवाया जाता है। कारण है कि उसकी श्रेष्ठता साबित अगर नहीं होगी तो पता चलेगा कि उसका मतलब कोई शासन व्यवस्था स्वीकार ही नहीं करेगा। यही कारण है कि जब भारत आजाद हुआ तो हमने अपने राष्ट्रीय गान, अपने राष्ट्रीय गीत और अपने राष्ट्रीय झंडे को बनाया। मतलब सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत एक मोटे तौर पर, ऐसे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक मोटे तौर पर अगर कम शब्दों में कहा जाए तो सांस्कृतिक जो विचारधारा है वो भी कहीं न कहीं साम्राज्यवाद नीति को आगे बढ़ाने में
कहीं ना कहीं वो एक तरह से क्या कहते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करती है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिएगा कि अभी जो जितने भी पूरे भारत में आप डीजे बजते देखते हैं, तो डीजे कहाँ से आया? हिप हॉप कल्चर आती है अमेरिकी सभ्यता और संस्कृति में पढ़ने का। तो अभी क्या है स्थिति में, अभी नया विश्व व्यवस्था में आप देख रहे होंगे कि ब्रिटेन और यूरोपीय कंट्री का दबदबा राजनीतिक स्तर पर कम होते जा रहा है। अब धीरे धीरे अमेरिका का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। तो इस स्वाभाविक सी चीज है कि अमेरिकी के जितने भी कल्चर होंगे हम लोग उसको आजमाएंगे। और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग खान पान करने का मतलब आज हम लोग सब जगह देखते हैं स्टॉल पर फास्ट फूड वगैरह में चाइनीज फूड कोई खाता है, कोई मोमोज खाता है। ये कहाँ से आ रहा है? ये चाइनीज प्रभाव में हम लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चाइनीज साम्राज्यवाद के आप घेरे में आ रहे हैं। वो किस रूप में आ रहा है? सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के रूप में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगला कारण उठाते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण अब जैसे मान ये तो एक सच्चाई बात है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म रहा है। हिंदू धर्म सारे धर्मों की उत्पत्ति रही है, लेकिन हमेशा धार्मिक मामलों पर भी हमेशा विश्व में धर्म युद्ध होते रहे। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जिस राजा का साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित होता है, तो वो चाहता है कि उसी के देवी देवता, उसी के धार्मिक मान्यताएं, उसी के धार्मिक विश्वास आम जनता से उपासना के रूप में लागू करवाया जाए। तो वैसी स्थिति में वो क्या करेगा? जैसे आप एक जगह उत्खनन के स्तर पर आता है कि कई भारत में ऐसे स्थल मिले हैं जहां रोमन देवता का ज्यादा चित्र मिला, जैसे आर्किमेडो तमिलनाडु में मिला। वैसा ऐसा इसलिए हुआ था कि उसमें हमारा ब्रिटिश नियंत्रण था, और ब्रिटिश नियंत्रण के देवता रोमन देवता थे। तो हमारे जो अपने मूल देवता थे, मतलब जो हिंदू कॉन्सेप्ट में शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, इन लोगों की बातों को, इन लोगों के जितने भी चित्र थे और इन लोगों के जितने मतलब कि शास्त्र थे, उनको दबा दिया गया और मतलब उनकी मतलब देवताओं को प्राथमिकता दे दिया गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि साम्राज्यवाद नीति कहीं ना कहीं धार्मिक कॉन्सेप्ट से भी लोगों को अपने घेरा में लेता है, जिसमें अपने धर्म की श्रेष्ठता को लागू करवाना चाहता है। तो वैसी स्थिति में क्या करता है कि जैसे जो प्रचलित होगा उसको मतलब मान लिया जाएगा कि ये मतलब मेरा धर्म के लोग उपासना के स्तर पर माने। जैसे अभी हिंदू धर्म में क्या है? प्रणाम करना। वहीं आप मानेंगे कि जैसे इस्लाम धर्म में क्या है, दूसरे भाषा में लोग बात करते हैं। उसी तरह से आप देखते हैं कि ईसाई धर्म में दूसरे धर्म तरह से बात करते हैं। उसी तरह से जो अग्नि पूजा के देवता है, उपासक वो दूसरे तरह से बात करते हैं। तो जिस देश का मतलब कहने का मतलब ये होगा, कहने का मतलब इतना ही है कि जिस देश का नियंत्रण साम्राज्यवाद नीति के तहत हो जाता है, वो देश चाहता है कि हमारा ही देश के देवी देवता और धार्मिक मान्यताओं को उपासना के माध्यम से लोगों के एक जीवन शैली में पद्धति में शामिल करवाया जाए। अगला एक कारण और मान सकते हैं जिसको बोला जाता है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण मतलब होता है, इसमें कई कारण को रखा जाता है। जैसे राजा की इच्छा पर्सनल क्या है। अब देश काल के अनुसार अलग अलग राजा हुए, कुछ राजा चक्रवर्ती हुए, कुछ राजा सम्राट हुए, कुछ राजा ऐसे हुए जो छोटे से क्षेत्र में ही सिमट के रह गए। मतलब एक कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक कारण में राजा की तो महाराजा निर्भर करती है। कहीं ना कहीं उसमें जो उसके मंत्री परिषद में बैठे हुए लोग हैं, उनकी महत्वाकांक्षा कैसी है, ये भी दबाव बनाकर कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद नीति को लागू करवाने की कोशिश करता है। यानी कारण हमने सबसे पहले क्या देखा? अर्थ। साम्राज्यवाद में आर्थिक कारण देखा, फिर सामाजिक कारण देखा, सांस्कृतिक कारण देखा, धार्मिक कारण देखा, मनोवैज्ञानिक कारण
और एक कारण को और चलते चलते आपको बता देना उचित समझूंगा। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण कुछ नहीं होता। राजनीतिक कारण का मतलब होता है कि राजा की महत्वाकांक्षा क्या है, वो देश और काल के अनुसार। जैसे एक छोटे से राज, मान लिया जाए कि छोटे से राज्य में रहने वाला राजा वो चाहता है कि बड़े से राज्य। अब इसमें देखा जाएगा कि राजा की शक्ति पावर कैसी है, सैन्य पावर कैसी है, उसकी कूटनीतिक पावर कैसी है, तो तभी नियंत्रण स्थापित हो पाएगा। कई जगह तो ऐसा उदाहरण मिलता है कि एक राजा बड़े पैमाने पर अगर क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाता था तो संयुक्त मतलब राजाओं का संयुक्त ग्रुप बनाकर उस देश पर नियंत्रण स्थापित करता था या उस राज्य पर नियंत्रण स्थापित करता था। जैसे महाजनपद काल में कई उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं। उसी टाइप से आधुनिक भारत में भी आप देख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी वैसी स्थिति बनी हुई है। और आज जो 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो ऐसे जैसे उसमें साम्राज्य का कॉन्सेप्ट था, वही आज राज्य का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अब लोगों का सोच ऐसा हो गया कि राष्ट्र सबसे पहले, क्योंकि राष्ट्रवादी चेतना वो भी देन किसकी थी, पुनर्जागरण काल की देन थी। और भारत में आपको मैंने बताया है उस पे पिछला वीडियो में कि पुनर्जागरण तो यूरोप में लाया था, लेकिन भारत में जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले हैं, राजा राममोहन राय के द्वारा जो चले हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो चले हैं, उसके कारण भी भारत में राष्ट्रीय चेतना आई और राष्ट्रवाद का विस्तार। तो यानी कि हम लोग एक फिर से ब्रीफ वे में समझते चले कि अगर इन्हीं 5 से 6 कारणों के इर्द गिर्द साम्राज्यवाद नीति को आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग रखेंगे आर्थिक कारण, दूसरा में सामाजिक कारण, तीसरा में सांस्कृतिक कारण, चौथा में धार्मिक कारण, पांचवा में मनोवैज्ञानिक कारण और एक राजनीतिक कारण। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूँगा कि साम्राज्यवाद नीति को कॉन्सेप्ट को यहाँ रोक दिया जाए। अगला वीडियो में मैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा।